नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप का स्पेशल वीकली सेक्शन है अर्थात। फ्रेम में साथ में है अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और अर्थात के कलमकार। कैसे हैं अंशुमान जी? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं सिद्धांत? मैं भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। जी। पिछला अंक पे हम लोग बातचीत की थी, अर्थात का शीर्षक था तिजोरी भर सवाल। कॉरपोरेट ओन्ड बैंकिंग जो है उसको लेकर हमने बातचीत की थी कि उस प्रपोजल पे, जो प्रपोजल पे बातचीत हो रही है, प्रपोजल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रपोजल के मेन कंसर्न्स क्या हो सकते हैं कि कोई कंपनी अपना बैंक खोल ले और उसके क्या परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके बजाय सरकार को क्या करना चाहिए। इन सब चीजों में बात की थी। तो अंशुमान जी, इस पे सवाल भी आए हैं, ये सारी बातचीत जी। अपन कर लेंगे आज वाली। उसके बाद अब हाँ। उस पर सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, इस बार इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है अंशुमान? सिद्धांत, इस बार का अंक वैक्सीन पे है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट वैक्सीन के करीब पहुंच चुके हैं। कोविड की यूके में वैक्सीन को रेगुलेटरी पहला दुनिया में पहला रेगुलेटरी अप्रूवल भी शुरू हो मिल गया है और वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। भारत में भी वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, अप्रूवल्स का वेट किया जा रहा है। तो और वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में दुविधाएं भी हैं। सरकार में भी बहुत सारी दुविधा और असमंजस है। तो पूरा इस बार का इशू इस पर केंद्रित है कि जो वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव होने वाली है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिफिकल्ट है, वो कितना इफेक्टिव होने वाला है, उसकी कॉस्टिंग के इश्यूज क्या है। इन पर केंद्रित ये पूरा इशू है। और दुनिया में कहाँ कहाँ कौन सी वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगी, भारत में कौन सी वैक्सीन उपलब्ध होगी, कोवैक्स में और फाइजर है मॉडर्ना की वैक्सीन में डिफरेंस क्या है, भारत में उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। इससे जुड़े हुए, वैक्सीन से जुड़े हुए मुझे लगता है जितने भी सवाल है, जितनी भी आशंकाएं चुनौतियां दिमाग में है, उस पर केंद्रित इस बार का अंक है। हम्म। अब तो ये सब, ये बात तो इसमें और ज्यादा मौजूद हो जा रही है। यूके में इस हफ्ते से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हाँ, वो पहला रेगुलेटर हो गया। इनफैक्ट 10 तारीख को एफडीए यूएस भी फाइजर की वैक्सीन का जो प्रपोजल है उसे कंसीडर करेगा, और उसके बाद मॉडर्ना का आएगा। लेकिन उससे पहले यूके ने का जो एमएचआरए है, उनका जो रेगुलेटर है, उसने वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है और वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। तो इस हिसाब से ये होगा कि जब तक भारत में वैक्सीन बन के बटने का नंबर आएगा, तब तक दुनिया के कुछ देशों में कॉमन लोगों को, सामान्य लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी और उसके रिजल्ट्स भी मॉनिटर हो रहे होंगे। हाँ, 70 डिग्री का, -70 डिग्री का टेम्परेचर का, उसको जो कोल्ड चेन की बात हो रही है। हाँ, तो लेकिन वो भारत के लिए थोड़ा सा भारत के चुनौतीपूर्ण है। लिए तो और भारत में प्रोटीन बेस्ड कोवैक्स जैसी वैक्सीन ही आएंगी, पर उनकी इफेक्टिवनेस को लेकर इश्यूज हैं। हाँ, गंगा खेड़कर का जो बयान था वो भी बड़ा मैंने पढ़ा था, हाँ। इंडिया टुडे ने इंटरव्यू किया था शायद। तो उन्होंने कहा था कि जो वैक्सीन यहाँ पे पहले से बन रही हैं, जैसे हाँ। पुणे वाला इंस्टीट्यूट जो बना रहा है, या कोवैक्स जैसे बन रहा है, हम्म। कोविशील्ड जैसे, तो हाँ। बोले कि इनके इनके ऊपर ज्यादा सट्टा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये यही बन रही है, कोल्ड चेन की जरूरत है नहीं, और हाँ। एमआरएनए हाँ, अब ट्रीटमेंट। लेकिन इसमें अभी दो बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि जो वैक्सीन इंडिया में मिल रही है, उनकी इफेक्टिवनेस को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। 60% इफेक्टिव हैं कि 90% इफेक्टिव हैं जो फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन से, उनकी इफेक्टिवनेस अभी टेस्ट होनी है। तो वैक्सीन की बहस अभी चलेगी, जब तक लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी और उसका क्या असर होगा होगा। तो ये सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर रहने वाला विषय इस समय वैक्सीन है। तो इस बार का इशू उसी पर केंद्रित एकदम। अर्थात पे बढ़ते हैं शुमान जी। है। आंगन सूखा, घर में पानी। मतलब शुरुआत होती है द ट्रैम्प से, जो चार्ली चैपलिन का बहुत मशहूर करेक्टर है। चार्ली चैपलिन ने कई सारी फिल्मों में ट्रैम्प का जो किरदार निभाया है। आपने हाँ। उसकी गोल्ड रश फिल्म का जिक्र किया है, वो क्या हम्म। सीन है। मतलब व्यूअर्स अगर उन्होंने नहीं देखा है इस फिल्म को, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर तो आसानी से मिल जाएगी। हाँ। चैपलिन की फिल्में तो देख डालिए। वो बड़ा हृदय विदारक सीन है जिसमें वो जूता खाता है, उबाला ये तो हुआ। खा रहा था जी। और उसके जूते के फीते को वो नूडल्स की तरह, वो हाँ। नूडल्स की तरह खाने लगता है वो। हाँ। काफी हाँ। वहां से बातचीत शुरू हो रही है अर्थात की। हम्म। और कई सारी बातें हैं कि अर्थव्यवस्था जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, मतलब पोस्ट कोविड भी ना कहें, पोस्ट लॉकडाउन जो वर्ल्ड है, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था का जो उभार हुआ है, उसमें हम कहाँ हैं, उसमें भारत का समाज कहाँ है? क्या उसमें भारत के समाज कंपनियों की ग्रोथ से अलग है? कंपनीज की ग्रोथ एक अलग ग्रोथ है और समाज की ग्रोथ एक अलग ग्रोथ है। इन सब चीजों पर आपने बातचीत की है। रोजगार के लिए, रोजगार को और सरकार को और कंपनियों को कैसे कैसे किस किस इक्वेशन में रखकर देखा जाए, ये सब सारी बातें हैं। बताइए अंशुमान जी। चैपलिन को हम इसलिए यहाँ याद कर रहे हैं क्योंकि चैपलिन कई मामलों में भारत के संदर्भ में या भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में प्रासंगिक भी हो गए हैं। और इस समय चैपलिन को बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में याद कर रहे हैं, क्योंकि चैपलिन जिस दौर में हुए थे, उस दौर में पहले एक महामारी आई, फिर एक मंदी आई, और चैपलिन महामंदी आई, और चैपलिन ने उन सब
को अपने पास पिक्चराइज किया, और वो एक किस्म की ट्रेजिको कॉमेडी के नायक थे, जो ट्रेजिडी और कॉमेडी को एक साथ प्ले करते हैं। आज जब हम अभी कोविड के बाद भारत के आंकड़े देख रहे थे जीडीपी के ग्रोथ के, तो चैपलिन क्यों याद आया, और खासतौर से ये फिल्म क्यों याद आई, गोल्ड रश, जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें चैपलिन जूता उबाल कर खाते हैं। वो दृश्य काफी मशहूर है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने चैपलिन की मूवीज में ये मूवी नहीं देखी होगी, ये और मॉडर्न टाइम्स नहीं देखी होगी। इसी मूवी का एक और दृश्य है जहां से हम आज की परिस्थिति को, या भारत में आज की परिस्थिति को पकड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम आज इस पर सिद्धांत बात कर रहे हैं, तो इससे ठीक 4 दिन पहले भारत में जीडीपी के दूसरे क्वार्टर के ग्रोथ का आंकड़ा आया, जिसमें हमें दिखाई पड़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहली तिमाही में करीब 24% माइनस में थी, अब 7.5% के आसपास माइनस में है। लेकिन बहुत उत्साह नहीं दिखाई पड़ा, बहुत सारे पैराडॉक्सेस उस आंकड़े में दिखाई दिए। तो चैपलिन की किसी फिल्म की तरह सब कुछ लगता है। ये जो गोल्ड रश फिल्म है, जो कि सोने की खोज पर बनी थी, उसमें एक दृश्य है कि चैपलिन उसमें एक माइनर है जो प्रोस्पेक्टर हैं, जिसको प्रोस्पेक्टर कहते हैं, जो सोना खोजने जाता, तो माइनर हैं, और वो निकलते हैं, और एक बहुत बर्फीला बियाबान है, वो मशहूर दृश्य जिसमें जाते हैं, उसके पीछे उनके एक भालू आ जाता है, फिर वो भालू छिप जाता है, और चैपलिन अचानक उस बर्फीले बियाबान में जाके खो जाते हैं। तो अपनी जेब से एक नक्शा निकालते हैं, और उस नक्शे में से वो समझने की कोशिश करते हैं कि किस दिशा में जाएं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको एक बोर्ड लगा दिखाई देता है, तो भाग के उस बोर्ड के पास पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि इस बोर्ड पर ये लिखा होगा कि जाने की दिशा किस तरफ है इस बियाबान में। लेकिन जब वो जाके पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो दरअसल एक मरे हुए व्यक्ति के कब्र की सूचना है, जो इस बर्फीले तूफान में जाकर मर गया था। तो चैपलिन कहते थे, चैपलिन का बहुत फेमस वाक्य है, बहुत से फेमस कोट है। चैपलिन कहते थे कि जिंदगी करीब से देखने पे हमेशा ट्रेजेडी है, और दूर से देखने पर हमेशा कॉमेडी है। और ये बात चैपलिन ने अपनी फिल्मों में भी दिखाई। और भारतीय अर्थव्यवस्था के अभी ताजे आंकड़े आप देखिए ना, तो आपको वो करीब से देखने पे ट्रेजेडी दिखाई देंगे, और दूर से देखने पे कॉमेडी दिखाई देंगे। दूर से देखने पर वो एक किस्म का सुखांत है, दूर से देखने पर वो किस्म का रोमांच है, और करीब से देखने पर वो गहरी त्रासदी है। दूर के हमें सुहाने लगते हैं। हाँ, और हमें आम तौर पर जब भी महामंदियां आती हैं या मंदी जैसी परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन भारत में एक अनोखा काम हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में आधिकारिक रूप से मंदी आ चुकी है, रिजर्व बैंक ने मान लिया है, क्योंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों में नेगेटिव ग्रोथ में जा चुकी है, और ये एक स्थापित सत्य है। लेकिन कंपनियों के मुनाफों में रिकॉर्ड ग्रोथ देखते ही बनती है। हम आगे उसके बारे में आंकड़ों में डिस्कस करेंगे, पर भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में किसी मंदी के दौर में कंपनियों ने इतनी कमाई कभी नहीं की। उनकी कमाई में ग्रोथ रिकॉर्ड है, अभूतपूर्व है। शहर और गांव के बाजारों में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। जीडीपी का आंकड़ा कहता है कि कंजम्पशन की रेट नीचे आ गई, सामानों की खरीद बिक्री कम हो गई, कंपनियों की जो सेल्स है, जिसको कि हम कंपनियों की टॉप लाइन कहते हैं, टॉप लाइन ग्रोथ कहते हैं, जहां से बिक्री आती, वो ग्रोथ कम है, जो कि कंजम्पशन से या मांग से सपोर्ट होती है। लेकिन शेयर बाजार में बिल्कुल चिरंतन धनतेरस चल रही है। तो इसे आप ऐसे कहें कि आपके घर के गांव के मोहल्ले के बाजार में अमावस है, और शेयर बाजार में चिरंतन धनतेरस है। शेयर बाजार में रिकॉर्ड खरीद है, रिकॉर्ड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, और यह असंगति अनोखी है। जुलाई सितंबर वाली तिमाही जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी तिमाही थी जिसमें अर्थव्यवस्था में हमें दिखाई दिया कि थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है, उसी महीने, उसी तिमाही में भारत में बेकारी और ज्यादा गहरा गई। जब हमारे पास मंथ ऑन मंथ का सीएमआई का बेरोजगारी का डेटा आया, तो हमें पता चला कि जितनी बेकारी जून में थी, मतलब अप्रैल मई जून की तिमाही में थी, उससे ज्यादा बेकारी सितंबर के बाद सितंबर अक्टूबर की तिमाही में हो गई। यानी फेस्टिवल सीजन के दौरान जब इकोनॉमी में रिवाइवल दिख रहा था, तब बेकारी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन ठीक वही समय था सिद्धांत, जब बाजार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका मुनाफा 129%, 129% बढ़ा। और भारत में मंदी के किसी भी ताजे इतिहास में, भारत में जितनी भी मंदियां आई हैं 91 के बाद, छोटी बड़ी मंदी, उसमें किसी भी स्लो डाउन में कंपनियों के प्रॉफिट्स इतने कभी नहीं बढ़े थे, इतने कभी नहीं बढ़े थे मंदी के दौर में, जबकि सब कुछ लॉकडाउन था। अब ये एक वही चैपलिन वाली ट्रेजिको कॉमेडी है। और इसलिए इस ट्रेजिको कॉमेडी के भीतर जाकर समझने की जरूरत है कि आखिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था में ये इस तरीके की असंगति हमको क्यों दिख रही है। इसका ये मांग के बिना ग्रोथ है,
डिमांड नहीं है। जीडीपी का आंकड़ा बताता है कि कंजम्पशन और डिमांड के लेवल पर स्लो डाउन वहीं खड़ा है जहां पहले था, लेकिन इसके बाद भी आपको एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, और कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफों के बावजूद रिकॉर्ड बेकारी है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं है। तो ये क्या, ये सब उलटबासी क्या है? मतलब जैसे बरसत कंबल भीजत पानी जैसी जैसी जो कबीर की उलटबासी है ना, वो उलटबासी लगती है। ऐसा क्या बनाया कंपनियों ने जिससे कि उनके मुनाफे फूल गए और उनको काम नहीं देना पड़ा लोगों को? और उन्होंने जो बनाया वो लॉकडाउन के बीच बिका नहीं, तो क्या बिका जब कहीं बिक्री नहीं दिखाई दे रही है मार्केट में? और वही चीज आप बता, मेरे ख्याल से वही चीज है जो जिसको सरकार बार बार प्रचारित करती जा रही है, जिस वजह से हाँ, कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं वो ऐसी स्थिति में, जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो बिका हो, क्योंकि बिकने के लिए बाजार जरूरी था, लोगों में मांग जरूरी थी। तो कंपनियों और उन्होंने बगैर लोगों को रोजगार पर रखे हुए ऐसा क्या बना लिया जिससे कि उनके मुनाफे बढ़ गए। जीडीपी के आंकड़े को जो हम गहराई से देखने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिकवरी कहां से हमें दिखाई देती है, तो इस रिकवरी को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, या जहां से आते हैं वो कंपनियों के मुनाफे हैं। तो आखिर क्या हुआ कि कंपनियों के मुनाफे फूल गए, लोगों की नौकरियां और कम हो गई, बाजार में कोई डिमांड नहीं दिखाई दी। ये सारी चीजें एक साथ कैसे मूव कर रही हैं, या ये पैराडॉक्स क्या है, इसे समझना जरूरी है जी। और ये क्यों हुआ? इस लॉकडाउन ने दरअसल कंपनियों की खासी मदद की। लॉकडाउन के दौरान भारत की कंपनियों ने अपने खर्च कम कर लिए, क्योंकि काम धाम बंद था, कारोबार था नहीं, सेल्स नहीं हो रही थी, तो जितने ओवरहेड्स होते थे, जितने एक्सपेंडिचर होते थे पेट्रोल पर, फ्यूल पर, बाकी चीजों पर, वो कम होते चले। हाँ, दूसरा ये कि कंपनियों को एक बड़ी राहत ये मिली कि उनके सबके कर्ज के जो भुगतान थे वो टल गए, क्योंकि उनको मॉरिटोरियम मिल गया 3-3 महीने। हाँ, 3-3 महीने, जो जैसे मान लीजिए एक कंपनी अगर महीने में अपने टोटल टर्नओवर में से 10% या 15% हिस्सा कर्ज के लिए देती थी या कर्ज के भुगतान के लिए देती थी, तो वो रुक गया, वो कंपनी के सरप्लस में या कंपनी के गेन्स में शामिल हो गया। कंपनियों की टॉप लाइन कहीं से नहीं बढ़ी। जब हमने इस आंकड़े के बाद कंपनियों के नतीजे देखने की कोशिश की कि कंपनियों की बॉटम लाइन और टॉप लाइन को कंपेयर किया जाए, टॉप लाइन का मतलब उनकी बिक्री, बॉटम लाइन का मतलब उनका मुनाफा, क्योंकि आमतौर पर जो स्वस्थ ग्रोथ होती है किसी कंपनी में वो तब होती है कि अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है और आपका मुनाफा बढ़ रहा हो। और अगर आपका सेल्स नहीं बढ़ रही है और मुनाफा बढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई दूसरा कायदा हो सकता है। अच्छा, इस दौरान सरकार ने कंपनियों को टैक्स में रियायत भी दी, पिछले साल भी टैक्स में रियायत दी थी, कॉर्पोरेट टैक्स में, और इस बार भी कई सारी रियायतें मिली। उन सबके कारण कंपनियों की बॉटम लाइन रिकॉर्ड ढंग से बेहतर हुई, बढ़ गई और टॉप लाइन में कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई। बढ़ रही है, डिमांड है नहीं होगी। हाँ, इसका नतीजा यह हुआ कि आपको कंपनियों में 100%, 50%, 60% प्रॉफिट बढ़ते दिखाई दिए। परिणाम तो ये है सर, मैं मिंट की या बिजनेस लाइन की कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बहुत सारी कंपनियों ने इस साल दिसंबर में अर्ली अप्रेजल करना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब जो सबसे इफेक्टेड फाइनेंशियल ईयर था, उन्होंने उसमें अप्रेजल का रास्ता चुना। हाँ, तो उसकी वजह क्यों है? क्योंकि इससे हमें एक चीज भारत में दिखाई दी, भारतीय अर्थव्यवस्था में खासतौर पर दिखाई दी कि भारत में कारपोरेट मुनाफों में और रोजगार के बीच कोई रिश्ता नहीं है। और ये बात हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि भारतीय कंपनियां जितना कमाती हैं पूंजी के तौर पर या आय के तौर पर जितना कमाती हैं, उसका बहुत कम हिस्सा लेबर में या रोजगार में खर्च करती हैं, क्योंकि जो कैपिटल लगाती हैं उस पर जो रिटर्न आता है, जो वैल्यू एडिशन होता है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा रोजगार में जाता है। सीएमआई ने एक स्टडी की, और सीएमआई ने स्टडी की जिसमें शेयर बाजार और बाहर दोनों तरीके की कंपनियां मिलाई गई। शेयर बाजार की कंपनियों के तो मुनाफे 100% से ज्यादा बढ़े, 129% बढ़े, पर जो शेयर बाजार से बाहर कंपनियां थी, जो लिस्टेड नहीं थी, उनके भी जो मुनाफे थे, उनके क्वार्टरली मुनाफे का अध्ययन किया सिद्धांत, और उन्होंने पाया कि पहले 6 महीनों में इन सारी कंपनियों के मुनाफे अगर बाजार और बाहर की कंपनियों को मिला लिया जाए तो 24% बढ़े। 24%। उस दौरान जब भारतीय अर्थव्यवस्था 24% गिरी थी, अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखें तो पहले क्वार्टर में शुद्ध 24%, हाँ, शुद्ध 24% की, -24% की गिरावट थी, और 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ हमको दूसरे क्वार्टर में दिखाई दी। लेकिन इसी दौरान इन्हीं कंपनियों में, ज्यादातर कंपनियों में नौकरियां कम की गई और वेतन में तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, वेतन उल्टे काट दिए गए। तो जो वेजेस की बढ़ोतरी का रेशियो था, प्रॉफिट टू वेज रेशियो जिसको हम कहते हैं, उस वेजेस में या तो कटौती हुई या उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने सितंबर की तिमाही में अकेले, देखिए सरप्राइज है, यही तो चैपलिन का पैराडॉक्स है, ट्रेजिको कॉमेडी है, कि सितंबर की तिमाही में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट माइनस में है।
जीडीपी के आंकड़े के हिसाब से माइनस 11-12%, 13% के आसपास है, तब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के मुनाफे 18% बढ़े। 18% बढ़े, और इसके बदले उन्होंने वेतन में कटौती की। मतलब इधर मुनाफा बढ़ रहा था और उधर वो सैलरीज कट कर रहे थे। सिर्फ बैंकिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के अलावा जून से सितंबर की तिमाही में अक्रॉस द सेक्टर लगभग दोहरे अंकों में 9-10% से ज्यादा के अंकों में वेतन में कटौती हुई है। और इसके साथ इस आंकड़े को आप इस नजरिए इसके साथ और देखें, ये तो वेतन में कटौती का आंकड़ा हुआ, इसके साथ सीएमआई का यह आंकड़ा भी देखें कि अक्टूबर में 55 लाख नए बेरोजगार जुड़ गए। मतलब 55 लाख लोगों के काम और छूट गए अक्टूबर के महीने में। नवंबर में बेकारी दर अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड पर थी, नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। रोजगार मिलने की जो रफ्तार थी वो जून के बाद, यानी कि अप्रैल मई जून में जब थोड़ा लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था, जून में हमने अनलॉक की प्रक्रिया देखी थी, तो जो रोजगार मिलने की दर आई थी वो जून के बाद, जून से टूटते टूटते नवंबर में न्यूनतम स्तर पर आ गई। गांव में अस्थायी रोजगार भी कम हुए। और ध्यान रहे कि इस पूरे 6 महीने के दौरान भारत में 2 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास जॉब्स गए, मध्यवर्गीय नौकरियां खत्म हुई, जो सेकंड लेवल के जॉब्स हैं, जिसमें कि पढ़े लिखे, एजुकेटेड, टेक्निकली स्किल्ड या मैनेजर या सुपरवाइजर है, या जो मिडिल क्लास जॉब्स होते हैं वो जॉब गए। अब भारत में इससे ये स्थापित हुआ कि भारत में दरअसल लेबर जो है वो कॉस्ट का हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। और जैसे ही भारतीय कारपोरेट को ये चांस मिला कि इस लॉकडाउन के सहारे उनको अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो उन्होंने नौकरियां और वेतन काट के लागत में लगभग 2 गुनी कटौती की। और अब नौकरी से निकाल दिया, लागत। और आप सोचिए, जो डेटा हमारे पास आ रहा है अब मार्च से लेके नवंबर तक का, जो बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है। अगर आप एक कारपोरेट इन्वेस्टर के तौर पे देखें, बैंकर के तौर पे देखें, शेयर बाजार के निवेशक के तौर पे देखें, तो आपके लिए तो ये सबसे सुहानी खबर है। पर अगर आप अर्थव्यवस्था को, यही वो चैपलिन वाला नजरिया है कि दूर से देखना और करीब से देखना। अगर हम दूर से देखें निवेशक के तौर पर, तो मेरे लिए तो मैं जिस कंपनी में पैसा डाल रहा हूं, अगर उसकी लागत 2 गुनी कम हो गई है 6 महीने में, तो मेरे लिए तो वो सोने की खान है कंपनी, क्योंकि उसका तो वैल्यूएशन बढ़ ही जाएगा स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर इसी को मैं एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखूं और उसके लागत में कटौती के आंकड़े को भीतर जाके देखो, तो मुझे दिखाई देगा कि अधिकांश कमी तो लागत में नौकरियां कम करके हुई है, जॉब्स घटाकर हुई है, वेतन घटाकर हुई है। तो कंपनी एक्चुअली अपनी फ्यूचर की ग्रोथ खा गई। जो डिमांड उसे ये एम्प्लॉयमेंट देता, जिनको वो नौकरी दे रहा था, उन्हें हटाने के बाद जो जिनके डिमांड से वो चलती, उनकी नौकरियां कम हो गई। अब कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में अभागे थे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कर्मचारियों का भाग्य खराब था, नौकरी गई, सैलरी कट हुई, उनकी नौकरी गई, उनकी सैलरी कट हुई। पर इन्वेस्टर, यहां वो सवाल जो हमसे बार बार लोग पूछते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहे हैं इस रिकॉर्ड स्लो डाउन के बाद? स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा है, कंपनी क्यों बढ़ रही है, कंपनी क्यों बढ़ रही है? यहाँ उस सवाल का जवाब है कि कर्मचारी अभागे थे, इन्वेस्टर बिल्कुल अभागे नहीं थे। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, अगर आप निवेशक हैं और आप कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी के तौर पर, एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, जॉब के तौर पर इससे खराब समय कोई नहीं हो सकता। पर निवेशकों के लिए इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। उनकी कंपनी सेल भले ही ना बढ़ रही हो, टॉप लाइन भले ही ना बढ़ रही हो, बॉटम लाइन बढ़ रही हो, अपनी लागत में वो 2 गुना कमी कर रही हो, उसकी स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कम होती जा रही हो, यानी उसकी कर्मचारी रखने की लागत कम होती जा रही हो, उसे टैक्स में रियायत मिलती चली जा रही हो, उसका इंटरेस्ट रेट का भुगतान और लोन का भुगतान मॉरिटोरियम में चला गया हो, ब्याज दरों में कमी होने के कारण उसे आने वाला कर्ज भी, अगर उसके पास कर्ज वो लेना भी है तो उसे सस्ते दर पे मिल रहा हो। ये सारी चीजें किसी भी निवेशक के लिए, किसी भी समझदार निवेशक के लिए इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? अगर मैं स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर होऊंगा तो मैं इसका फायदा उठाने की कोशिश करूंगा, और वही स्टॉक मार्केट में हो रहा है। इसलिए स्टॉक मार्केट में न केवल शेयरों के प्राइस, कंपनियों के शेयरों के प्राइस रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचे कि बहुत सारी कंपनियों ने इंटरिम डिविडेंड दिया। हमने कभी ये नहीं देखा कि मंदी के दौर में जब नेगेटिव ग्रोथ आ रही है तो कंपनियां इंटरिम डिविडेंड दे रही हो। उन्होंने शेयर बायबैक तक किए बाजार में, पिछले अपने शेयर वापस खरीदे, और इस पूरी प्रक्रिया में स्टॉक मार्केट में निवेशकों ने खूब मुनाफा कमाया। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ खड़े हैं। पूरी अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट का हिस्सा छोटा है, उसमें निवेशकों का हिस्सा बहुत छोटा है। एम्प्लॉयमेंट लेने वाले, रोजगार लेने वाले, अर्थव्यवस्था को चलाने वाले, जिनके जरिए डिमांड आने वाली, उनका हिस्सा बहुत बड़ा है। अब यही एक छोटा सा पैराडॉक्स जो अभी हम किसान आंदोलन के साथ देख रहे हैं, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। अब जैसे आप ध्यान से देखिए कि खेती ने सिद्धांत इस पूरी 2 तिमाहियों में
जीडीपी को ध्वस्त होने से बचाया। खेती की ग्रोथ रेट, या अकेली ग्रोथ रेट जो पॉजिटिव है, 3%, 3.5% के आसपास की ग्रोथ रेट दोनों क्वार्टर में रही, जिससे कि भारत का जीडीपी डूबने से बच गया। जितनी एग्री कंपनियां हैं उनके मुनाफे रिकॉर्ड पे, जो एग्री प्रोडक्ट बेचती हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर बेचने वाली हो, चाहे वो ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियां हो, चाहे वो पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनियां हो, उनमें निवेश करने वाले निवेशकों पे लक्ष्मी इससे ज्यादा मेहरबान कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो उगा रहा है, जिसने उगाया है खेत में, वो सड़क पर खड़ा है, जिसके कारण जीडीपी की ग्रोथ आई है, जिस फार्मर के कारण जीडीपी की ग्रोथ आई है, वो सड़क पर खड़ा है। लेकिन उसे पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनियां, उसे फर्टिलाइजर बेचने वाली कंपनियों के प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं और उसमें निवेश करने वाले लोगों को फायदा हुआ है। तो ये वो पैराडॉक्स है। अब इसके बाद ये वो पैराडॉक्स, पैरेलल अर्थव्यवस्थाएं हैं, हाँ, दोनों का हाल और हमारे समझना जरूरी, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम अर्थात में लोगों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो लोग बहुत, जो बार बार हम अपनी चर्चाओं में अलग अलग तरीके से जो साइको बिहेवियरल एनालिसिस के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं सिद्धांत, कि इकोनॉमी 2-2-4 नहीं है, बाइनरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसे आप अगर नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो नीति निर्माता, कंपनियां, सरकारें, वो हमेशा आपको इस भ्रम में रखेंगी। तो अगर आप मतलब इकोनॉमी को आप पॉलिटिकल बाइनरी की तरह डील नहीं कर सकते साहब, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। हाँ, ये इसमें कोई बाइनरी नहीं है, क्योंकि कंपनियों के मुनाफे भी उतना ही बड़ा सच है जितना बेकारी बड़ा सच है। किसान प्रोटेस्ट है, सच है, वो देखते हैं। किसान का प्रोटेस्ट भी उतना ही बड़ा सच है जितना कि फर्टिलाइजर कंपनी, ना तो फर्टिलाइजर कंपनियों के मुनाफे झूठ है, ना किसानों को हो रहा नुकसान झूठ है, ना कंपनियों को हो रहे मुनाफे गलत है, ना उसके कारण बढ़ी हुई बेकारी गलत है। हम ऐसी परिस्थिति में खड़े हैं जहां सरकारों से, इसीलिए जब इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स स्थिति में आती है तो हमें सरकारों से बहुत गहरी समझदारी की उम्मीद होती है कि वो कहां इंटरवेन करें, कैसे इंटरवेन करें, और ये देखें कि किसी गिवन परिस्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला स्टेक होल्डर कौन सा है। इकोनॉमी हमेशा वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच के फायदे और मुनाफे के संतुलन का प्ले, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर, कॉर्पोरेट भी एक स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टर भी एक स्टेक होल्डर है, बैंकर भी स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉयमेंट लेने वाला भी स्टेक होल्डर है। लेकिन हमें यह देखना पड़ता है सरकार के तौर पर, जब सरकारें नीतियां बनाती तो देखने की कोशिश करती है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन सा है, मशीन का सबसे बड़ा पुर्जा कौन सा है, वो चलना चाहिए तो मशीन की बाकी जो गियर्स हैं वो मूव करेंगे। तो अगर आप इस पूरी व्यवस्था में देखें तो मशीन का सबसे बड़ा पुर्जा कौन सा है? मशीन का सबसे बड़ा पुर्जा है रोजगार लेने वाला। सबसे बड़ा पुर्जा है आबादी, क्योंकि जब उसे पैसा मिलेगा, उसे रोजगार मिलेगा, उसे काम मिलेगा, तब वो खर्च करेगा। जब वो खर्च करेगा तो डिमांड जनरेट होगी, तो वो किसान का गेहूं भी खरीदेगा और मोबाइल का डेटा बनने वाला बिस्कुट, नमकीन, मोबाइल का डेटा भी खरीदेगा और कार और बाइक भी खरीदेगा। तो वो जहां से आपकी इकोनॉमी में डिमांड आती है, वो इस पूरी प्रक्रिया से क्रश हो गई, कंपनियां फूल गई, निवेशक फूल गए। इसके बाद भी, इसी परिस्थिति के बाद भी, आप सोचिए कि हम कहां खड़े हुए हैं इस समय। अगर हमारे सामने अगर हम सीधे स्पष्ट रूप से देखें तो हमें दिखाई देता है कि भारत में कंपनियों ने इतना मुनाफा कभी नहीं कमाया जितना इस मंदी के दौरान आया, किसी मंदी के दौरान, मंदी की तुलना में, सामान्य दिनों की तुलना में। उसके बाद भी कोई निवेशक, कोई भी एक्सपर्ट, सरकार या आरबीआई ये नहीं मान रहा है कि भारत में मंदी जल्दी खत्म होने वाली है। सबको ये लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ में जाएंगे, उसके बाद हो सकता है अगले 2 क्वार्टर भी नेगेटिव ग्रोथ में जाएं। हम पॉजिटिव ग्रोथ अगले साल जब हम पहुंचेंगे 2020 पार करके 2021-22 की अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे तो बेस इफेक्ट हिट प्ले में आ जाएगा, क्योंकि इस साल हम माइनस में थे तो अगले साल बेस इफेक्ट आ जाएगा। बेस इफेक्ट का असर खत्म होने के बाद हम जान पाएंगे कि हम एक्चुअली कितना ग्रो किए हैं। इसमें पूरा 1 साल निकल जाएगा, तो 1 साल माइनस में गया, 1 साल इसके बेस इफेक्ट में चला गया, क्योंकि बेस इफेक्ट होता है हम नीचे मंदी में रखे हैं, तो अगले बार की ग्रोथ में ज्यादा दिखाई देगी, उसके बाद आएगा। उसकी वजह क्यों? फिर भी कोई भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी कंपनियों के इस रिकॉर्ड मुनाफे के बाद भी ग्रोथ की उम्मीद क्यों नहीं कर रहा है, रिवाइवल की ज्यादा उम्मीद क्यों नहीं कर रहा है, और माना जा रहा है कि ये चीजें ऐसे ही चलेंगी? उसकी सबसे बड़ी वजह समझना जरूरी है। इस पूरी मुनाफे की गणित में, कॉर्पोरेट मुनाफे की गणित में, आपने कहीं यह नहीं सुना होगा कि भारत की स्मॉल इंडस्ट्री का क्या हुआ। क्या स्मॉल इंडस्ट्री को प्रॉफिट हुआ? क्या स्मॉल इंडस्ट्री को छोटे उद्योगों में रिकवरी लौटी? ऐसा नहीं हुआ। एमएसएमई को लेकर इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया था। हाँ, जबकि हमने सबसे ज्यादा चर्चा इस पर सुनी थी। भारत में करीब 11 करोड़ रोजगार छोटे उद्योगों से आते हैं। 11 करोड़ जॉब्स छोटे उद्योगों से आते हैं। छोटे उद्योगों का हिस्सा जीडीपी में 29% है, 30%। 1/3 जीडीपी भारत का एसएमई से आता है,
और फैक्ट्री उत्पादन में छोटे उद्योगों का हिस्सा करीब 45% है, 45%, और सर्विसेज में 25% है। इन आंकड़ों के कारण, चूंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री की मशीन का बहुत बड़ा पहिया है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं और इनसे निकलने वाले जॉब में कोई ग्रोथ नहीं, इसलिए आपको ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती नहीं दिखाई देगी, आपको रिकवरी तेजी से नहीं दिखाई देगी। आत्मनिर्भर पैकेज जब हमारे पास आया तो सरकार ने यह माना, बैंकों ने बताया कि छोटे उद्योग सरकार की गारंटी के बाद भी कर्ज नहीं ले पाए ना, उन्होंने कर्ज लेने की हिम्मत जुटाई। सनद यह रहे कि भारत में केवल 20% छोटे उद्योग हैं जो बैंकों से कर्ज ले पाते हैं जी। टोटल एसएमई का जितना स्पेस है उसमें केवल 20% ऐसा है, रिपोर्ट बताती है, केवल 20% ऐसा है जिन्हें बैंकों तक एक्सेस है, क्योंकि भारत में ज्यादातर छोटे उद्योग जिनको हम गिनते हैं वो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो पान की दुकान है, चाय की दुकान है, ठेला है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसका बैंक कर्ज का कोई एक्सपोजर नहीं है। तो अब यहां जहां हम खड़े हुए हैं, हम अगर रिकॉल करने की कोशिश करें आगे इसके बाद होने वाला क्या है, हम जहां खड़े हैं मैं यहाँ पे एक छोटा सवाल भी दाग दूं अपना, फिर आप बताइए। एक हम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, एथिक्स की भाषा में बात करते हैं कि कॉर्पोरेट्स की जिम्मेदारी क्या है, आगे क्या होगा, क्या कॉर्पोरेट्स जो है इस तरह से जो बेसलाइन के अपलिफ्ट होने पर कितने दिन तक ये गुब्बारा फूला हुआ रह सकेगा, एक तो ये सवाल है। क्या ये इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, क्या इस तरह से सरकारें जो है कंपनियों को झोंक झोंक के राहत देती जाएंगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट वापस कब से आएगा, कैसे लेकर आएंगे? यही इन्हीं 3 सवालों के जवाब, क्योंकि हम जहां आज खड़े, आज हमारे पास 2 क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं। एक क्वार्टर -25 था, दूसरा क्वार्टर -7.5 के आसपास है, अगला क्वार्टर हो सकता है -7 रहे, -8 रहे या -6 रहे, उसके बाद का क्वार्टर रहे, पर हम ये साल हम डबल डिजिट या सिंगल डिजिट के बीच कहीं नेगेटिव ग्रोथ में खत्म करने वाले हैं। जो ये तो टॉप लाइन पिक्चर है जो टॉप लाइन पिक्चर है। इसके भीतर जब आप जाएं जीडीपी की, तो पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि भारत में जो सबसे बड़ा हिस्सा है 57-58% जीडीपी का, जो कंजम्पशन स्पेंडिंग जो हमारे आपका खर्च है, उसमें बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती ना, वो बढ़ोतरी दिख रही है कहीं, क्योंकि उसके पीछे से जो पैसा, जो कमाई बढ़ती, हमारी आपकी आय या बाकी लोगों के खर्चे कमाई बढ़ती, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। एक पिक्चर ये हमारे सामने क्लियर है। दूसरी पिक्चर हमारे सामने ये क्लियर है कि जब तक ये कमाई नहीं बढ़ेगी, कंपनियां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली हैं। कंपनियों के मुनाफे बढ़े हुए हैं, पर वो मुनाफे लागत कम करने के कारण बढ़े हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा लागत कम की गई है एस्टेब्लिशमेंट की, यानी श्रमिकों की लागत, यानी रोजगार की लागत घटाकर बचाया गया, और बाकी मॉरिटोरियम और टैक्स रियायतों से बचाया गया। अब यहां से आगे क्या है, पहला सवाल है, उसके बाद हम आपका सवाल लेते हैं कि कंपनियां क्या करेंगी, इस मुनाफे को कब तक सर्वाइव करेंगी। जीडीपी का के 2 सबसे बड़े बेस लड़खड़ा गए हैं। भारतीय जीडीपी का एक बेस है एसएमई, ये हमने बताया कि 1/3 हिस्सा रखता है। अगर आपका जीडीपी 100 रुपए है तो उसमें से 30% का जीडीपी तो छोटा उद्योग लेकर आता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपए है तो उसमें 45 रुपए की तो मैन्युफैक्चरिंग केवल एसएमई से आती है। तो ये सबसे बड़ा बेस लड़खड़ा गया है। यहां से जो एम्प्लॉयमेंट आता था वो एम्प्लॉयमेंट टूट गया है। और दूसरी चीज ये कि जो मिडिल क्लास है, जो संगठित क्षेत्र से जॉब आता था, उसमें कोई रिकवरी नहीं दिखाई दी है। ना तो हायरिंग शुरू हुई है, ना सैलरी कट्स रिस्टोर होना शुरू हुए हैं, ना नए सिरे से मिडिल क्लास के लोगों को जॉब मिलना शुरू हुए हैं। ये 2 चीजें, जो 2 बुनियाद है भारतीय अर्थव्यवस्था की, ये बुरी तरह टूट गई और हिली हुई है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में रिकवरी तेज नहीं होने वाली, बहुत धीमी धीमी सुस्त रिकवरी आपको दिखाई देगी। कहीं इधर कहीं इधर, कहीं एक छोटा सा ग्रीन शूट दिखाई देगा, जिसको कि हम अंग्रेजी में ग्रीन शूट कहते हैं, हिंदी में कहीं अंकुर दिखाई देगा, फिर थोड़े दिन बाद वो सूख जाएगा। जैसे हमने देखा ऑटोमोबाइल सेल बढ़ी 1 महीने, फिर अगले महीने फिर डाउन हो गई। हमने देखा 1 महीने पीएमआई बढ़ा, फिर अगले महीने वो गिर गया। फिर हमने 1 महीने देखा कि कोर सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा, तो होगा क्या, जितनी डिमांड आई वो प्रोडक्शन बढ़ा, फिर लोगों को लगा नहीं मांग नहीं हो रही, नीचे ले आए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें कोई इवन या सीधी या तेज फुल स्पीड रिकवरी, हाई स्पीड रिकवरी नहीं दिखाई देगी, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो कंपनियों ने अपने मुनाफे फुलाए या कंपनियों को जो फायदा हुआ है, जो कंपनियों ने कोविड लॉकडाउन के दौरान बचत की है, उसका इस्तेमाल वो निवेश में करने नहीं जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि डिमांड नहीं है मार्केट में, बाहर आगे डिमांड नहीं खड़ी हुई है वो। और उन्हें यह भी मालूम है कि वो अकेले मिलकर इकोनॉमी की ग्रोथ को मंदी के गड्ढे से नहीं निकाल सकती। जब तक 30-35% का हिस्सा रखने वाला एसएमई प्रोडक्शन नहीं शुरू करता है, जब तक लोगों की खपत वापस नहीं लौटती है, जब तक लोगों के रोजगार और खर्च और उनकी वेतन की कटौतियां नहीं वापस आती, तब तक वो इसे खींच के सामने नहीं ला सकती।
तो वो इस पैसे का इस्तेमाल बाजार में, इस मुनाफे का और बचत का इस्तेमाल बाजार में अधिग्रहण में करेंगी, टेक ओवर में करेंगी। इस पैसे का इस्तेमाल वो बाजार में उन कंपनियों का अधिग्रहण करने में करेंगी जिन कंपनियों से उन्हें कंपटीशन में खतरा है या भविष्य में उनके बाजार में उनका कंपटीशन बन सकता है। हमने अभी देखा रिलायंस ने अर्बन लैडर का टेक ओवर किया। भारत में फर्नीचर ब्रांड की एक कंपनी जो अपने दम पे 400 करोड़ रुपए उठा सकती थी, वो 186 करोड़ रुपए में बिक गई। जो अपने दम पे उठा सकती थी, जिसके देश भर में स्टोर थे, क्योंकि यार उनको ये पता है कि अब इंडिया के मार्केट में प्रीमियम फर्नीचर की डिमांड नहीं आने वाली अगले 3-4-5 साल तक, क्योंकि लोगों के इनकम लेवल इतने नहीं बढ़ने वाले कि वो महंगा फर्नीचर खरीदेंगे, तो वो कंपनी बिक गई। तो ये जो मुनाफे और जो फायदे और जो बचत है, इससे कंपनियां बड़े पैमाने पर मार्केट में छोटे छोटे ब्रांड्स जो जहां उनके कंपटीशन में है, चाय में अगर कोई छोटा ब्रांड है, चप्पल में कोई छोटा ब्रांड है, फूड में कोई छोटा ब्रांड है, फर्नीचर में कोई छोटा ब्रांड है, तो बड़ी कंपनियां इस सेविंग का इस्तेमाल करके उनको टेक ओवर करेंगी, जिससे कि जब भी मंदी खत्म हो 2 साल 3 साल 4 साल बाद और बाजार में डिमांड आए, तो बाजार में कंपटीशन कम से कम हो जाए, प्रतिस्पर्धा सीमित रहे और बड़ा बाजार उनके पास है। इस बचत का इस्तेमाल वहां होगा जो बात आप पूछ रहे थे, क्योंकि यह बचत सस्टेन नहीं होगी, आने वाले समय में बचत कम होती चली जाएगी। तीसरी चीज ये कि एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने इन 2 तिमाहियों के दौरान देखी, खासतौर से दूसरी तिमाही के दौरान देखी, कि भारत की महंगाई का ढांचा बदलने लगा। पहले केवल खाद्य उत्पादों की महंगाई बढ़ रही थी, पिछले 2 महीने के आंकड़ों के हिसाब से फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की महंगाई भी बढ़ने लगी, यानी जो फैक्ट्री में बने हुए उत्पाद थे उनकी महंगाई भी बढ़ने लगी। कंपनियों ने त्योहारी सीजन के दौरान यह आंक लिया कि भारत के बाजार में डिमांड कितनी है और अगले 6 महीने या साल भर में कितनी डिमांड आने वाली है। तो जितनी डिमांड उनको नहीं मिलेगी सिद्धांत, उसकी भरपाई के लिए वो कीमतें बढ़ाएंगे, पैसा उसकी और प्राइस बढ़ा के उसका नुकसान कम करने की कोशिश करेंगी। इसलिए हमने सीपीआई के आंकड़े में, कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़े में फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ना शुरू होता देखा है, क्योंकि अब मार्जिन्स बेटर करने का चांस है। भाई जैसे मान लीजिए पहले हम 100 रुपए का सामान बेचते थे और उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट मार्जिन 10% था, आज मंदी के बाद हम केवल 50 रुपए का सामान बेच पा रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन हमारा 5% रह गया है। तो 5% में से 2.5% प्रॉफिट मार्जिन गेन करने के लिए उस 50% सामान की कीमत थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और कीमत बढ़ा देंगे तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी बचत हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, इस पर हमने एक बार और चर्चा की थी, आपको याद होगा, जब अगस्त सितंबर के दौरान, कि जैसे ही ये खत्म होगा लॉकडाउन, वैसे ही कीमतें बढ़ना शुरू होंगी बाजार में फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की, वो शुरू हो गया है। तो अब हम जहां खड़े हैं वहां पर जो मशीन का सबसे बड़ा पहिया है, यानी जो कंज्यूमर है, जो जॉब सीकर है और जो मिडिल क्लास है, इसके ऊपर इसकी कमाई नहीं बढ़ रही है। कंपनियों ने अपने मुनाफों से इसे जॉब देने में कोई पैसा खर्च नहीं किया। उल्टे कंपनियों की महंगाई के कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई, जिसके कारण इसके ऊपर महंगाई का बर्डन भी है और इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आगे जा रही है। आगे ये 3 परिस्थितियां हमको दिखाई देती हैं, बहुत हल्की मध्यम सी रिकवरी और बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स में, खास सेक्टर्स में सेक्युलर और सीधी रिकवरी नहीं, कंपनियों की बचत से बाजार में छोटी कंपनियों का, छोटे ब्रांड्स का खत्म होना और उनका अधिग्रहण होना और धीमे धीमे कहीं ना कहीं कीमतों में बढ़ोतरी होना। जैसे अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी, उसका असर हमको कंपनियों के प्राइसेस पे आना दिखाई देगा। तो अब वो एक दिलचस्प बात जहां पे हमने वहां से शुरू किया था, चार्ली चैपलिन से और गोल्ड रश से शुरू किया था, जो हमें हमारे आसपास की चीजों को करीब से और दूर से देखने का तरीका सिखाते हैं। चार्ली चैपलिन ये बताते हैं कि चेंज करो, हाँ, कि आप मशीन को करीब से देखिए, मंदी को करीब से देखिए और मंदी को दूर से देखिए, तो दोनों के दृश्य में कितना फर्क होता है। चेकोस्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति थे वाक्लाव हावेल, वो बहुत अच्छे नाटककार भी थे और लेखक भी थे। उनका एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है जो उस दौरान काफी चर्चा में रहा था, ग्रीन ग्रोसर पे उन्होंने लिखा था कि कई बार हालात के आयाम इतने ज्यादा विद्रूप और अनोखे हो जाते हैं, इतने विद्रूप और अनोखे हो जाते हैं कि केवल हास्य बोध ही उसको समझने में हमारी मदद कर सकता है। केवल हम उस पर हंसी सकते हैं, क्योंकि या तो हम खुद पर हंसे या दूसरे पर हंसे, इसी के जरिए हम अपने आसपास के वक्त की पैरोडी समझ सकते हैं। तो हमारे आसपास ये जो पूरी पैरोडी है, इसको समझने के लिए हमारी मदद चार्ली चैपलिन का हास्यबोध है, वाक्लाव हावेल जो कहते हैं वो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास हम इसे हंसकर ही समझ सकते हैं। सच्चाई ये है कि अगले 9 से 12 महीनों तक भारत में विकास को कोई पंख वंख नहीं लगने वाले हैं, ऐसा नहीं होना है।
हाँ 9 से 12 महीनों तक इंडिया की ग्रोथ रेट में कोई बहुत बड़ा चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं आएगा, टॉप लाइन में भी कोई बहुत पंख नहीं लगने वाले कि अचानक अर्थव्यवस्था उड़ने लगेगी 7% 8% की ग्रोथ रेट से। पहले तो ये घाटा पूरा होगा, फिर नुकसान होगा। अर्थव्यवस्था में हमेशा इसके बाद लगातार अगले हर 2 महीने 3 महीने में अपनी विद्रूपता से, अपनी असंगति से, अपने परस्पर विरोधी संकेतों से चौंकाएगी। हमें कभी लगेगा कि हमको इस सेक्टर का डेटा मिला और वहां से होप जनरेट हुई, फिर दूसरे सेक्टर का डेटा आया वो निगेटिव हो जाएगा। हमें कहीं भी सेक्युलर ग्रोथ या बढ़ोतरी होती दिखाई नहीं देगी। मतलब वो ऐसी स्थिति है कि जब आप घाटे में रहते हैं या आप नुकसान में रहते हैं तो आप हर जगह रे ऑफ होप खोजते रहते हैं। हाँ, तो वो आपको वो दिखाई देगा कि शायद एक सेक्टर में फर्टिलाइजर की डिमांड थोड़ी बढ़ गई, फिर फर्टिलाइजर का सीजन खत्म हुआ तो फर्टिलाइजर की डिमांड वहीं की वहीं आके के खड़ी हो गई। तो हमें अपनी जो असंगतियां ना, अभी और असंगतियां उभरेंगी अर्थव्यवस्था में, बहुत सारे ऐसे आंकड़े आएंगे जो आपको ये महसूस नहीं होने देंगे कि चीजें बदली हैं, पर आंकड़े आपको बताएंगे कि चीजें बदल गई हैं। आपको लगेगा कि यार मेरी तो तनख्वाह पिछले साल जितनी थी उससे 25% और कट हो गई, लेकिन वो नहीं बढ़ी, पर ये चीजें कैसे बेहतर हो रही। तो अभी हमें आने वाले समय में ये विद्रूपता, ये असंगति, आंकड़ों का ये अंतर विरोध हमें और चौंकाएगा। तो बेहतर ये कि उसका आनंद लें, उसे समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है। जैसे मैं अभी कल सीमेंट का डेटा पढ़ रहा था, पहले 2 महीनों में सीमेंट का डेटा आया कि सीमेंट की डिमांड बढ़ी। उसके बाद जो ताजा डेटा आ रहा है उसके बाद सीमेंट कंपनियों का कहना है कि इस बार उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑल टाइम लो रहने वाला है, 50% से नीचे रहने वाला है, क्योंकि अब उन्हें सीमेंट की डिमांड में कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो पेंट अप डिमांड थी थोड़े समय के लिए, जहां काम धाम रुके पड़े थे, जिनकी 2 दीवार बनी थी, एक दीवार खड़ी कराना था, उन्होंने किसी तरीके से खरीद के सीमेंट काम करा लिया। वो नया काम आगे प्लान नहीं करने जा रहे, तो सीमेंट कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटीज को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और वो अगले 6 महीने तो कोई बहुत बड़ा स्पर्ट डिमांड में नहीं देख रही है। तो अगर हम आंकड़ों को जब करीब से देखेंगे, यही वो चार्ली चैपलिन की बात है कि अब यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की टॉप लाइन देखने से ज्यादा उसे भीतर से देखना जरूरी है, और उसे महसूस करना जरूरी कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सच्चाई ये है कि जब तक गए हुए रोजगार वापस नहीं लौटेंगे, सिद्धांत, ये बुनियादी चीज है जहां से हमें भारत में सामान्य लोगों को या आम लोगों को ग्रोथ या मंदी से उबरने की गिनती शुरू करनी चाहिए। वैसे गिनती शुरू होगी, खत्म नहीं होगी, जब तक जितने गए हुए रोजगार हैं वो वापस नहीं लौटाते, जिनकी संख्या करीब 11 करोड़ से 12 करोड़ के आसपास अलग अलग पैमानों पर है, चाहे वो छोटा रोजगार है वो बड़ा रोजगार हो, जब तक गए हुए रोजगार वापस नहीं लौटाते और अक्रॉस द इंडस्ट्री जो सैलरी कट है वो रिस्टोर नहीं हो जाते। मतलब लोगों के पास पैसा पहुंचना शुरू हो, पैसा बाजार में आए। प्री कोविड लेवल ये नहीं है कि आप कोविड से पहले कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे और अब कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्री कोविड लेवल भारत के आम लोगों के लिए ये है कि फरवरी में जितने लोगों को रोजगार मिला था, बेकार तो तब भी थे, उनको छोड़ दीजिए, उनकी तो गिनती हम बाद में शुरू करेंगे कि उनको दोबारा आगे नया रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे लिए प्री कोविड लेवल का पैमाना यह है कि जितने रोजगार कोविड के दौरान गए हैं या अभी तक जा रहे हैं वो पहले रिस्टोर हो जाएं, उनकी नौकरियां वापस आ जाएं, और प्लस इस दौरान प्लस इसके बाद जितनी वेतन कटौतियां हुई हैं, जितने लोगों की सैलरी कटी है 25%, 30%, 35%, 40%, वो रिस्टोर हो जाए। तब भारत की डिमांड का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, जो चुक चुका है, वो वापस अपनी जगह पर लौट कर आ पाएगा। तब वो व्यक्ति जिसकी नौकरी लौटाई और जिसकी सैलरी कट लौटाई, वो ये सोच पाएगा कि उसे भविष्य में खरीदारी करनी है कि नहीं करनी है। फिर वो पैसे का भी फ्लो बढ़ेगा ना मार्केट में। तो प्री कोविड लेवल भारत के लिए ये है। भारत की गिनती ग्रोथ की यहां से शुरू होगी। इसके बाद ये सोचा जाएगा कि अब कितने नए बेरोजगार और जुड़ गए पिछले 6 महीनों में, जिन्हें जो सामान्य प्रक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में काम मांगने के लिए लोग आते थे। तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा गड्ढा है, जो इस जीडीपी की ग्रोथ में नहीं दिखता, कॉर्पोरेट की ग्रोथ में नहीं दिखता, वो है डिमांड का या मांग का गड्ढा, और वो गड्ढा है बेकारी के कारण और लोगों की तनख्वाहें घटने के कारण। जब तक ये नहीं होता तब तक हमें प्री कोविड लेवल की कोई उम्मीद नहीं है। बाकी जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े आपको किसी एक खास सेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बेहतर चीजें होने के संकेत देंगे। और इसलिए तब तक चार्ली चैपलिन की मदद लीजिए और आपके आसपास जो हो रहा है उसे करीब से देखने की कोशिश करिए। दूर से देखने में तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। हाँ अंशुमान जी, मेरा भी 1-2 सवाल हैं इसमें। जैसे अभी आपने एक्सपोर्ट की बात की, ठीक है, प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट तो इंडिया का चुका हुआ है। इंपोर्ट की क्या स्थिति, कब तक सुधरने वाली है? इंपोर्ट्स भी बहुत दिन तक रिस्टोर होता है, वो दिखता नहीं है।
नहीं, क्योंकि इंपोर्ट इसलिए क्योंकि इंपोर्ट जब डिमांड होगी तब इंपोर्ट होगा। भारत में पेट्रोल डीजल को अगर अलग कर दें, इवन पेट्रोल डीजल की भी इंपोर्ट की डिमांड पिछले साल से लगातार कम है, क्योंकि भारत में डिमांड नहीं हो रही है। जब तक डिमांड नहीं होगी तो जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट होता है, जो टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट होता है, जो कंपोनेंट्स का इंपोर्ट होता है, उस सब में गिरावट रहेगी। भारत के बहुत सारे उद्योग 30 से 40% तक इंपोर्ट डिपेंडेंस पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप जेम्स एंड ज्वेलरी को ले लीजिए। जेम्स एंड ज्वेलरी अच्छे टाइम का बिजनेस है। हीरे और जवाहरात, जब लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर होती है, खरीदारी अच्छी होती है, तो भारत में बड़ा इंपोर्ट है कच्चे हीरों का, रॉ डायमंड का, जो कि पॉलिश होकर बाद में चेंज होकर एक्सपोर्ट होते हैं। अब जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तो बिल्कुल डिमांड नहीं है, तो इंपोर्ट कम रहेगा। और इसलिए हमें ट्रेड का जो डेटा अब आता दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़े थोड़े सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी वो इंपोर्ट नहीं दिखाई देगा बढ़ना जब तक कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी। भाई सवाल है ना कि जब आप पिछले साल मंदी में उतरने से पहले 2019 के मार्च अप्रैल में गहरी मंदी में खिसकने से पहले जब 7%, 6.5%, 7% से ग्रो कर रहे थे, उस लेवल पर जो डिमांड मौजूद थी, वो डिमांड लौटाने से ही तो गिनती शुरू होगी वहां तक। और उसमें जितना इंपोर्ट चाहिए होगा, उतना इंपोर्ट वापस आने के लिए उतनी डिमांड भी तो चाहिए मार्केट में। हाँ अंशुमान जी, कुछ सवाल हैं, जैसे हमने पहले कहा था इस एपिसोड के आखिर में बात करेंगे। एक सवाल है, पता नहीं इनका नाम ही बड़ा अजीब सा है, बंकर द फ्लंकर इनका नाम है। इनका सवाल है, अगर सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स का क्या होगा? क्या प्राइवेट बैंक्स गरीब लोगों को एंटरटेन करेंगे? नहीं, अभी पहली चीज तो कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की कोई बात नहीं कही है। हमने जो चर्चा की थी वो तैयारी, ये संकेत और ये चर्चा इस तरफ है कि सरकार आने वाले समय में कॉर्पोरेट को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हिस्सेदारी देगी। अभी केवल 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का प्रस्ताव है, जो कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सजेस्ट किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम या बहुत सारी और ऐसी स्कीमें जो कि सरकार का सोशल बैंकिंग के तौर पर चलाती है, ये सरकार को उन नीतियों के साथ स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो ये प्राइवेट बैंकों के जरिए या प्राइवेट हिस्सेदारी वाले सरकारी बैंकों के जरिए कैसे चलेंगी। और यही सबसे बड़ी दुविधा है। केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम तो छोटी स्कीम है। ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जो टारगेटेड लेंडिंग होती है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भारत में एक अजीब सी व्यवस्था है, जिसमें सरकार तय करती है कि आपको अपने लोन का इतना हिस्सा इस सेक्टर को देना पड़ेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है या एसएमई को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। प्राइवेट बैंक्स के लिए शर्तें नहीं होती हैं, क्योंकि वो जो बारोअर है उसकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर, उसकी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर आदर्श तौर पर कर्ज देते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं होता है, एस बैंक और बाकी जगह हमने देखा है, वो क्रोनी बैंकिंग का एक अलग पार्ट है। तो अगर बैंक प्राइवेटाइज होते हैं भारत में या प्राइवेट सेक्टर के पास जाते हैं, तो बैंकिंग के रेगुलेशन के पूरे नियम चेंज होंगे। और उनमें यह भी शामिल होगा कि जो इंक्लूसिव बैंकिंग है या फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, वो कैसे चलाई जाएंगी। अगला सवाल थोड़ा रोचक है। अश्विज शेनॉय नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं कि जो हमने पिछले एपिसोड में कनेक्टेड लेंडिंग की बात की थी, जिसके विरल आचार्य और रघुराम राजन ने जिसके बारे में अभी जिसकी चिंता जाहिर की थी, कि कह रहे हैं कि इट इज इजी टू स्टॉप कनेक्टेड लेंडिंग बट व्हाट विल बी वेरी डिफिकल्ट इज टू स्टॉप नॉन कॉम्पिटिटिव लेंडिंग। काफी लंबी बातचीत है इनकी, मैं पढ़ दूं उसको संक्षेप में, कि आप एक रूल बना सकते हैं कि किसी कॉरपोरेशन का जो बैंक, कॉरपोरेशन ओन्ड बैंक है, वो किसी भी फर्म को जिसकी 1% भी स्टेक है अगर उस बैंक में और कंपनी में, तो उसको लोन न दे। ऑल्सो द कॉर्पोरेट शैल नॉट एक्वायर अ कंपनी विच हैज अ लोन विद इट्स पेरेंट बैंक। To acquire 100% loan must be clear with then no fresh loan ever. लेकिन वो कह रहे हैं कि ये डिफिकल्ट ये है कि कोई XYZ runs a power sector company. A new company ABC starts in power sector and approaches XYZ bank. The bank can then string along ABC and ditch at right moment to ensure competition destroyed, or at the very least have such terms and condition to lending that ABC cannot compete with XYZ ever. वो कह रहे हैं कि वो मतलब दूर की पिक्चर है, लेकिन कह रहे हैं कि बैंकिंग को लोन ही ऐसे पास कर दिया जाए कि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। No, this is very much possible, and that is the reason why banking regulators in RBI and banking regulators worldwide do not allow corporates to come into the banking, because lending is a very important part of the cost of the project.
And with the lending, you can actually kill the competition. You can destroy the competition or you can support the competition. See, मैं और आप दो competitor हैं. मैं बैंक के पास गया and I have a good relationship with the banks. I will get the loan and will start my factory quickly, and you will not get a loan. This is very much possible. Loan में इतना discretion अभी भी होता है जिसमें कि जो बैंकर है, संपर्क ज्यादा काम करते हैं, बैंक मैनेजर है, वो लोन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखता है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिनको ओवररूल भी करता है. हमने पूरे के पूरे हर्षद मेहता स्कैम में क्या देखा? फेवरेटिज्म था, पूरा का पूरा स्कैम देखा. या आप एस बैंक का केस देख लीजिए, या आप अनिल अंबानी की कंपनियों को दिए गए लोन्स देख लीजिए. ये सारे चीजें, आईसीआईसीआई बैंक में कोई कनेक्टेड लेंडिंग नहीं थी, लेकिन क्रोनी बैंकिंग तो थी. मैनेजर ने, जो बैंक के सीईओ थे, उन्होंने अपने करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दिया और उसका एक बैकएंड में उनकी फैमिली से बिजनेस रिलेशन था. और दिस इज द वेरी प्रॉब्लम ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन इज दैट कि रेगुलेटर कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी टाइट हो, लेकिन वो ये नहीं रोक सकता है कि बैंक में लेंडिंग का या कर्ज की प्रक्रिया का या कर्ज में मिले जो अधिकार हैं बैंक को, उनका दुरुपयोग नहीं होगा. और वही तो हम बैंकिंग में देख रहे हैं एनपीएस के तौर पे. चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए दिए जाने वाले कर्ज हो सिद्धांत, या सरकार की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज हो. सरकार में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम करता है, प्राइवेट बैंकों में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम करता है, एकदम करता है. लोन की रिस्ट्रक्चरिंग जब होती थी, जो प्रक्रिया बंद की गई, वो आधी से ज्यादा लोन की रिस्ट्रक्चरिंग तो सिर्फ रिकमेंडेशन पर, सिफारिशों पे होती थी. तो ही इज वेरी मच राइट. कनेक्टेड लेंडिंग इज कैन बी स्टॉप्ड, मे नॉट बी स्टॉप्ड. देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज टू डू द कनेक्टेड लेंडिंग, लाइक यू कैन क्रिएट a finance company and give it to that. Beyond that, even there are a lot of other ways through which a corporate bank can support his or his subsidiary via various means. Like suppose he's coming with a commercial paper, you can invest into it. For that, all those things, every possible way has to be blocked through the regulations, and regulator will have to put a very strong condition. और जब ये कंडीशन रखेगा ना सिद्धांत, तो कोई कारपोरेट आएगा ही नहीं, बिकॉज वाई कारपोरेट विल कम इनटू द बैंकिंग. और इसीलिए 2013 के बाद जब बैंकिंग के लाइसेंस देने शुरू हुए, जो मैंने पिछली बार अपने उसमें बात में कहा, बहुत सारे कारपोरेट इंटरेस्टेड थे. तो बहुत सारे कारपोरेट इंटरेस्टेड थे इंडिया में. पर जब बंधन आईडीएफसी को दिया गया, हाँ, बंधन आईडीएफसी को दिया गया, जब उनके सामने शर्तें रखी गई कि इन शर्तों के तहत आपको दिया जाएगा, तो उनके लिए उसका कोई बिजनेस प्रपोजिशन ही नहीं बनता है. इसलिए ये सवाल सही है. एंड हिज पॉइंट इज वेल टेकन. क्या लिख पढ़ रहे हैं अनुशुमान जी? क्या देखा, क्या सुना नया? वो इस सप्ताह थोड़ी सी व्यस्तताएं ज्यादा थी. एक तो ये फार्मर्स का पूरा मूवमेंट चल रहा था, तो एक पुरानी किताब पहले से रखी हुई थी, उसको दोबारा पढ़ना शुरू किया, एम्पायर्स ऑफ फूड. ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है दुनिया में फूड की, और फूड के बिजनेस की, कि कैसे दुनिया में फूड के बिजनेस ग्रो होते हैं. वही पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे थे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, फूड से रिलेटेड पॉलिटिक्स, फूड से रिलेटेड बिजनेस, फूड से रिलेटेड वेल्थ कैसे मूव करती है. ये था. दूसरा वो लंबी सीरीज है सिमोन बोलीवर पे, जिसने स्पेनिश के खिलाफ युद्ध लड़ा था लैटिन अमेरिका में, और वो बड़ा नायक था. उसको देखना शुरू किया है. वो स्पेनिश में है, तो उसको देखना शुरू किया. उसकी 7-8-10 किस्तें, 8-9 एपिसोड देख पाए हैं. और वो अपने आप में लैटिन अमेरिका का स्पेनिश अटैक का और लैटिन अमेरिका की पूरी हिस्ट्री का एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है. हमने से बहुत सारे लोगों को, कम से कम मैं जहाँ तक जान पाता हूँ, लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में कम जानकारियां मिलती हैं. क्योंकि स्पेनिश रूल भी वहाँ उतना ही क्रूअल, उतना ही निर्मम था जितना कि ब्रिटिश रूल भारत में था या बाकी जगह था. तो उस दृष्टि से जो किताबों में पढ़ा सिमोन बोलीवर के बारे में, लैटिन अमेरिका के इतिहास के बारे में, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील के इतिहास के बारे में बोलीवर में, उसे एक डॉक्यू ड्रामा में देखना और दोनों को कनेक्ट करना, वो इंटरेस्टिंग है. बढ़िया. मैंने ऐसे तो बैठे जब जो मैराडोना की डेथ हुई थी पिछली बार को, तो कुछ न कुछ चीजें लैटिन अमेरिका पे कुछ पढ़ता गया, क्योंकि उधर से फिर मार्केज वगैरह पे कुछ जुड़ते बहुत सारी चीजें पढ़ता गया. तो मतलब आर्टिकल्स न्यूयॉर्कर पे और पेरिस रिव्यू पे बहुत सारे आर्टिकल्स जो फ्रीली अवेलेबल थे वो पढ़ गया. और एक जलसा एक पत्रिका आती है, हिंदी साहित्य की पत्रिका है, असद जैदी निकालते हैं उसको. तो उसका एक पुराना इशू मेरे सामने गुजरा, तो मैं उसके कुछ
तहें उसके देख रहा था कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, फिर से पढ़ रहा था उसको काफी दिनों बाद। और एक बड़ी वो एक सुपर हीरो टाइप की सीरीज है, वो हाथ लग गई है, तो मैंने लगा कि उसको निपटा दें, वो अमेजन प्राइम पे है, द बॉयज अच्छा। करके। और वो हाँ और वो काफी मतलब वो इस दिशा में काफी रोचक है कि आप एक एक जो तंज है कि कहा जाता है कि सुपर हीरोज का जो पूरा यूनिवर्स है, उस पे इतने लोग फिल्में देखते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं सुपर हीरोज की फिल्में हैं, वो सारे क्राइम्स जो हैं यूएस की धरती पे क्यों घटित होते हैं। अच्छी तो इंटरेस्टिंग सीरीज है वो, मैंने उसके बारे में सुना। कभी हाँ, टाइम मिलता तो मैं इसमें देखता हूँ। कॉरपोरेट ओन्ड सुपर हीरोज हैं वो हाँ। बोली लग रही है कि 3 साल के लिए आपके इतने कॉन्ट्रैक्ट पे सुपर हीरोज भेजे जाएंगे। हम्म। तो वो काफी मजेदार और रोचक सीरीज है। तो ये रहा इस हफ्ते का फलसफा और जो भी देखा पढ़ा सुना, और ये था इस हफ्ते का अर्थात आप सभी लोगों के लिए। कैसा लगा, क्या राय है, क्या सवाल है, जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं हूं, साथ में है अंशुमान जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।